Hello everyone, welcome to your own channel 24/7 English. This video is for class 11 students. In this video, we are going to cover up lesson 4 of Hornbill book, Landscape of the Soul, written by Nutley Traore. Now, Landscape of the Soul. अब लैंडस्केप का मतलब आपको पता ही होगा, पेंटिंग्स में हम देखते हैं पहाड़, झरने, नदियाँ, सन, माउंटेन्स, क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें, तो हम उसको लैंडस्केप बोलते हैं. सो नॉर्मली हम कहते हैं कि पेंटिंग है, बहुत सुंदर है. और सोल, सोल मतलब स्पिरिट, आत्मा. अब इन दोनों का क्या कनेक्शन है, इसका नाम लैंडस्केप ऑफ द सोल क्यों रखा गया है, क्या रीज़न है इसके पीछे, वो सब हम इस लेसन को जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स चेक आउट द थीम ऑफ द लेसन. दिस लेसन इज अबाउट आर्ट्स. इट हैज़ टू पार्ट्स. In one part we come to know about Chinese painters and their works as well as the stories behind them. क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट में दो पार्ट्स हैं इस लेसन के, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट में वो दिखा रहा है चाइनीज पेंटर्स के बारे में, स्पेशली चाइनीज पेंटर्स को लिया है, बाकी पेंटर्स को नहीं लिया है. और उनके पेंटर्स को, उनके वर्क्स को, जो जो उन्होंने पेंटिंग्स की हैं, एज वेल एज द स्टोरीज बिहाइंड दैम. जो उन्होंने पेंटिंग किया था उनके पीछे कुछ स्टोरीज भी हैं, कुछ कहानियाँ बनी हुई हैं, वो भी इसको दिखाता है इस स्टोरी में. The author presents two instances of paintings to show the beauty and difference in the perception of painters. क्या कहता है, टू इंस्टेंसेस, दो अलग अलग वेज दिखा रहा है. क्या दिखाने के लिए, कि पेंटिंग्स को दिखाते हुए उसकी ब्यूटी को दिखाता है, और डिफरेंस किस चीज़ का, परसेप्शन ऑफ द पेंटर्स, मतलब जो पेंटर है उसका क्या परसेप्शन है, उसने क्या अपने माइंड में सोच के वो पेंटिंग बनाई है, या वो क्या चाहता है कि व्यूअर्स यानी जो लोग उस पेंटिंग को देखें वो किस तरह से उसको देखें, क्या उसी की आंखों से देखें या वो अपनी आंखों से देखें. अब इसका मतलब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, हम अपनी आंखों से देखते हैं, दूसरी की आंखों से कैसे देखेंगे. तो वही इस लेसन में बताया गया है कि हम पेंटर की आंखों से कैसे देख सकते हैं और अपनी आंखों से कैसे एक पेंटिंग को देख सकते हैं. इन सेकेंड पार्ट इट एक्सप्लोर्स द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट. आर्ट ब्रूट मीन्स द आर्ट ऑफ वन हु हैज नो राइट. सेकेंड पार्ट में स्पेशली ये बताता है आर्ट ब्रूट के बारे में. थोड़ा नया नाम है, यूनिक नेम है. सो विल चेक आउट इन दिस लेसन. आर्ट ब्रूट, आर्ट ब्रूट का मतलब क्या है, द आर्ट ऑफ वन हु हैज़ नो राइट, मतलब ऐसा इंसान, ऐसा पेंटर जिसको कोई राइट नहीं है पेंटिंग करने का, लेकिन वो पेंटिंग कर रहा है. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि जिसको कोई फॉर्मल एजुकेशन, किसी को फॉर्मल कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है पेंटिंग करने की, लेकिन फिर भी वो पेंट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम आर्ट ब्रूट. अब आप जैसे जैसे लेसन को पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. अलॉन्ग विद द पिक्चर्स ऑल्सो यू विल कम टू नो एवरीथिंग. In another word, that's raw art and outsiders art. Art brut, इसको हम रॉ आर्ट भी कहते हैं, हम इसको आउटसाइडर आर्ट भी कहते हैं. अब वो क्या है ये रॉ आर्ट, क्या चीज़ है, आइए हम इसमें देखते हैं. So let's start the lesson. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhongzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind the scene, so only the emperor would see it. नाउ अब क्या कहते हैं, ये एक बहुत ही ओल्ड स्टोरी है एंड वंडरफुल. वंडरफुल क्यों कहा है, कि बहुत मतलब अच्छी, यूनिक सी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बहुत ओल्ड टेल है. और किसके बारे में है, वू डाउजी के बारे में. वू डाउजी कौन, एक चाइनीज पेंटर थे, उनके बारे में ये स्टोरी है. और ये क्या कहते हैं, वो कब के पेंटर, 8th सेंचुरी में. 8th सेंचुरी, यू कैन इमेजिन दिस इज 21st सेंचुरी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 8th सेंचुरी, कितना ओल्ड. सो हिज लास्ट पेंटिंग जो थी, उनकी लास्ट पेंटिंग थी, वो क्या था, एक लैंडस्केप था. लैंडस्केप जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें माउंटेन्स भी हैं, उसमें केव्स भी हैं, उसमें ट्रीज भी हैं, बर्ड्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, पार्क्स भी हैं, गार्डन है, सब कुछ है. और अलॉन्ग विद दैट सन, मून, बहुत कुछ उसने, मतलब पूरी पेंटिंग, सीनरी जिसको कहते हैं, वो बनाई उसमें. तो एक लैंडस्केप था, कमीशन बाय द और टैंग एम्परर, जो उस जगह के वहाँ के टैंग के एम्परर थे. एम्परर मीन्स किंग, ज़ैंगज़ोंग. उन्होंने के कहने पर, उनके ऑर्डर पर, कमीशन मीन्स उनके ऑर्डर पर, ही ऑर्डर्ड हिम. सो उनके ऑर्डर पर उसने वो बनाया, किस लिए, टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. उनकी पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए वो पेंटिंग बनाई गई. सो द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क. अब कहते हैं मास्टर ने, मास्टर कौन, वू डाउजी. वू डाउजी ने अपना हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन. स्क्रीन के पीछे, मतलब स्क्रीन था, स्क्रीन के पीछे अपने वर्क को हाइड करके रखा. क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और उस पेंटिंग को देखे, वो सिर्फ ये चाहता था कि वो एम्परर आके ही उस पेंटिंग को देखें. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, कि सिर्फ एम्परर ही उसको देख सकें और कोई उसको ना देख सके. Now, for a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. Look, sire, said the painter. In this cave,
एट द फुट ऑफ द माउंटेन dwells a spirit। क्या कहते हैं अब? आप उसने बताया जब एम्परर ने उसको देखा, फॉर ए लॉन्ग वाइल, बहुत देर तक उसको देखते रहे। एंड ही एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, बहुत उनको अच्छा लगा, उन्होंने उसको एडमायर किया, एडमायरेशन किया, मतलब उसको उन्होंने उसकी तारीफ की। और क्या उन्होंने देखा उसमें, ही डिस्कवर्ड फॉरेस्ट, बहुत फॉरेस्ट बनाए हुए थे, उसके अंदर हाई माउंटेन्स बनाए हुए थे, वाटरफॉल्स थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई। इमेंस मीन्स वेरी वास्ट, बहुत बड़ा स्काई दिख रहा था और उसके अंदर क्लाउड से वो फ्लोट कर रहे थे। अब आप सोचेंगे कि पेंटिंग है, पेंटिंग में कैसे क्लाउड्स फ्लोट कर रहे हैं, ये कैसी बातें हैं? तो आपने हैरी पॉटर की मूवीज तो ज़रूर देखी होंगी, और आपने उन मूवीज़ में भी देखा होगा कि पेंटिंग्स होती हैं और पेंटिंग में सब कुछ अलाइव होता है। तो आप वो इमेजिन कर सकते हैं कि वही चीज़ यहाँ पर दिखाई हुई है कि उसमें पेंटिंग को देख रहा है एम्परर, और एम्परर उसके अंदर क्या देख रहे हैं, उसके अंदर क्लाउड्स जो है वो इतने बड़े वास्ट स्काई के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। मैन ऑन हिली पाथ्स, हिल में जो पाथ है वहाँ पे मैन घूम रहे हैं, आदमी चल रहे हैं। एंड बर्ड्स इन फ्लाइट, बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें उन्होंने देखी। एंड व्हाट ही सेड, लुक सायर, सेड द पेंटर। पेंटर क्या कहता है? लुक सायर। सायर मीन्स यू कैन से ऑलमाइटी, और हम कह सकते हैं जैसे माय लॉर्ड, इस तरह से, मतलब मीन्स वेरी रिस्पेक्टेबल वर्ड। तो वो उसको बोलते हैं कि इन दिस केव, अब उस पेंटिंग के अंदर एक केव भी बनी हुई थी, उस लैंडस्केप के अंदर एक केव थी। केव जैसे गुफा होती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो उस एक केव बनी थी, और उस केव में वो कहता है एट द फुट ऑफ द माउंटेन, मतलब बिल्कुल माउंटेन के नीचे वो केव थी, और वहाँ पे ड्वेल्स अ स्पिरिट, ड्वेल्स मीन्स लिव्स। तो वो बताता है वुडाउजी कि यहाँ पर एक स्पिरिट रहती है, स्पिरिट मतलब सोल, आत्मा। The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. The inside is splendid, beyond anything words can convey. अब उसने केव दिखाई, केव दिखाने के बाद पेंटर ने क्या किया? He clapped his hands, अपने हाथों से ताली बजाई। क्यों? The entrance of the cave opened, मतलब उसने क्लैप किया और वहाँ पे एंट्रेंस जो था, डोर जो था केव का, वो ओपन हो गया। जैसे अली बाबा 40 चोर में वो कुछ मैजिक स्पेल्स बोलते हैं और वो खुल जाता है दरवाज़ा, इसी तरह से क्लैपिंग की और वो केव का दरवाज़ा जो है वो खुल गया। द इंसाइड इज स्प्लेंडेड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, एडमायरेबल, इतना सुंदर सब कुछ था अंदर। और वो कहते हैं ये सब चीज़ें एम्परर को बाहर से नजर आ रही हैं, मतलब केव का दरवाज़ा खुला, अभी पूरी केव उसको दिखी नहीं है, लेकिन अंदर की चीज़ें बहुत सुंदर थी। और वो क्या कहते हैं? बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, कन्वे मीन्स टेल, हमारे वर्ड्स नहीं बोल सकते, बता नहीं सकते हम, इतना सुंदर था, बियॉन्ड द वर्ड्स। प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wodowsie's brush was left, and the artist was never seen again in this world. अब क्या कहते हैं फर्दर कि उन्होंने बोला, एम्परर ने, कि जैसे देखा उन्होंने कि इतना सुंदर था सब कुछ, तो वो क्या कहते हैं वुडाउजी कि प्लीज़ लेट मी शो यू योर मेजेस्टी, मतलब आप योर मेजेस्टी, जैसे आपको बताया कि रिस्पेक्टेबल वर्ड है कि महाराज या प्लीज़, इस तरह से आप रुकिए, मैं आपके से पहले जाता हूँ, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। और रास्ता किसका? केव के अंदर का, क्या कैसे जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। द पेंटर एंटर, और वो पेंटर जैसे ही केव के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है कि एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, उसके जाते ही दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया अली बाबा 40 चोर का, तो उसमें क्या होता है, अली बाबा एंटर करता है तो वो केव का दरवाज़ा बंद हो जाता है, खुल जा सिम सिम, और फिर वो खुल जाते हैं केव, और फिर वो बंद हो जाती है। सेम वे यहाँ पर ये एंटर करता है वुडाउजी, और एंटर करते ही जो है केव का डोर जो था वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टॉनिश्ड, अभी वो सब देख ही रहा था, ही वाज सो मच एस्टॉनिश्ड, एम्परर वाज एस्टॉनिश्ड मींस सरप्राइज्ड, उसको इतना सरप्राइजिंग लग रहा था सब कुछ कि वो क्या रहा है कि वॉल है, वॉल पेंटिंग बनाई है, पेंटिंग के अंदर केव बनाई है, केव में वो क्लैप करता है, केव का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर घुस जाता है। तो वो ये सब कुछ देख रहा था, और अभी वो कुछ बोल भी नहीं पाता, मूव भी नहीं कर पाता, एट अ वर्ड मीन्स स्पीक अ वर्ड, ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। एंड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, जो वॉल पे पेंटिंग लगी थी वो गायब हो जाती है, छू मंतर हो जाती है, मतलब वो पेंटिंग ही गायब हो जाती है। और नाउ यू कैन इमेजिन, वुड हाउसेस के अंदर गए, पेंटिंग गायब हो गई, जब पेंटिंग गायब हो गई तो वुड हाउस भी गायब हो गए, जैसे हैरी पॉटर की मूवीज में होता है कि वहाँ उस पर पेंटिंग लगी हुई है, पेंटिंग के अंदर वो घुस जाते हैं और उसके वो अंदर ही दूसरे ही किसी वर्ड में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडाउजीज ब्रश वाज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। कहते हैं उसके ब्रश का एक स्ट्रोक भी नजर नहीं आया, ब्रश भी नजर नहीं आया। वुडाउजी की वो लास्ट पेंटिंग थी और उसके बाद वो वहां से पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं नजर आया, किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गया। तो दिस इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट। तो अब ये किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत टाइम से उनके वहाँ स्टोरीज चल रही हैं चाइना में, तो वही चीज़ें हम यहाँ दिखाए हैं जो ये बोला था आपने हमें, the Chinese painters and their works as well as the stories behind them.
उनके पीछे क्या स्टोरीज हैं. Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. क्या कहते हैं अब, ये ऐसी स्टोरीज जो हैं चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में, क्लासिकल एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन इन चाइना, और कहते हैं उसकी क्लासिकल एजुकेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ऐसी स्टोरीज, मतलब इस तरह की स्टोरीज भी उनको पढ़ाई जाती है, उनकी एजुकेशन का पार्ट है ये. और कहते हैं जो बुक्स हैं किसकी, कन्फ्यूशियस एंड जुजांगजी, इनकी बुक्स के अंदर ये सारी स्टोरीज भरी पड़ी हैं, आर फुल ऑफ देम. दे हेल्प द मास्टर, और ये क्या करती हैं, ये जो मास्टर है, मास्टर मतलब जो भी मास्टर ट्रेनर है, जो पेंटर है, जो अपनी पेंटिंग सिखा रहे हैं लोगों को, उनको समझा रहा है, उनको पढ़ा रहे हैं, क्लासिकल एजुकेशन दे रहा है, उसको हेल्प करती हैं टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन. डिसाइपल मीन्स द पर्सन टू हुम ही इज टीचिंग और ही इज गिविंग द ट्रेनिंग. इसको पढ़ा रहा है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, तो उनको वो एक अच्छी डायरेक्शन, एक राइट डायरेक्शन दे सकें, उसमें हेल्प करती हैं. बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट यू कैन से ओल्ड फेमस स्टोरीज जो यहाँ पे दिखाई है, बियॉन्ड दैट, उससे परे जाके, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. अब यहाँ पे ये बात आती है कि वो बता रहे हैं कि जो आर्ट है वो सिर्फ एक आर्ट नहीं है कि आप उसको देख रहे हैं और आप उसको देख के एडमायर कर रहे हैं, उसकी भी अपनी एक सोल है, एक आत्मा है, वो यहाँ पर दिखाता है. Contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. अब क्या बताते हैं फर्दर, क्या कहता है, contrast this story, इस स्टोरी के ही कंट्रास्ट में इसके ऑपोजिट एक और स्टोरी. अब वो क्या है, पहले उसने बताया कि वो पेंटर ने ड्रॉ किया, पेंटर जो है एम्प्रर को दिखा रहा था, दिखाने के लिए वो उसके अंदर घुस गया पेंटिंग में, और पेंटिंग में घुसने के बाद वो गायब हो गया, पेंटिंग भी गायब हो गई, पेंटर भी गायब हो गया. अब दूसरी स्टोरी, और उसी के कंट्रास्ट में एक और स्टोरी बताता है कि अनदर फेमस वन, एक और अनदर फेमस पेंटर था, उसने क्या किया, उसने ड्रॉ किया एक ड्रैगन को. ड्रैगन बनाने के बाद उसने उसकी एक आंख नहीं बनाई. क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग. उसको डर था कि अगर मैं इसकी एक आंख ड्रॉ करूंगा, इसको सब कुछ दिखने लग जाएगा और ये पेंटिंग से बाहर उड़ जाएगा. मतलब पहले पेंटिंग गायब हो गई, अब उसको डर था कि मेरा ड्रैगन ही उड़ के चला जाएगा कहीं. विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स. सो अब क्या कहते हैं कि जो वो उसका राइटर का जो होम प्लेस है, फ्लैंडर्स मीन्स जो उसका अपना होम प्लेस है, होम टाउन है, वहाँ कहते हैं कि ये स्टोरी जो है वो बहुत ओल्ड स्टोरी है, बहुत फेमस है वहाँ पे. देयर आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग. और यहाँ से ही उसको पता चलता है काफ़ी कुछ वेस्टर्न पेंटिंग्स के बारे में. यहाँ वेस्टर्न पेंटिंग्स का स्टार्ट हो गया है. वेस्टर्न पेंटिंग किसको कहेंगे हम, यूरोपियन पेंटिंग को, क्योंकि वेस्टर्न साइड हमारी आ जाती है, अमेरिकन, यूरोपियन ये पार्ट. और यहाँ अभी तक हम बात कर रहे थे चाइनीज पेंटिंग. तो इसके बाद फर्दर आगे बताने वाले हैं कि वो वेस्टर्न पेंटिंग्स के बारे में भी क्या था. अब वो कहते हैं इन 15th सेंचुरी, पहले हमने बात की 5th सेंचुरी की, 5th सेंचुरी के बाद 10 सेंचुरीज का एक टाइम गैप लेके आ गया 15th सेंचुरी के ऊपर. तो 15th सेंचुरी में क्या बताता है, एंट्रैप, मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मिट्सेस. क्या कहता है, एक एंट्रप वाज अ प्लेस, और वहाँ पे एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था. ब्लैकस्मिथ जो लोहार, जो आयरन का काम करते हैं, वो था, और उसका नाम था क्विंटन मिट्सेस. नाउ ही सेज फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर. वो क्या करता है, वो एक पेंटर की डॉटर से उसको प्यार हो जाता है. द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट a son-in-law in such a profession, so Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. क्या होता है फिर, अब बताता है कि फादर जो था डॉटर का, जो लड़की का, वो नहीं चाहता था, he would not accept, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता अपने ऐसे सन इन लॉ को, अपने ऐसे दामाद को जो ऐसे प्रोफेशन में है, जो एक ब्लैकस्मिथ है, क्योंकि वो पेंटर था और वो चाहता था कि उसकी बेटी की शादी भी किसी अच्छे पेंटर से ही हो. सो क्विंटन स्नीक, अब वो स्नीक मीन्स आप कह सकते हैं बिल्कुल साइलेंटली, क्वाइटली वो अंदर एंटर कर जाता है. कहाँ पे, पेंटर के स्टूडियो में, जो उसका जहाँ पे वो पेंटिंग्स करता था उस स्टूडियो के अंदर वो एंटर कर जाता है, और वहाँ पे जाके वो एक फ्लाई बना देता है. उसकी पेंटिंग होती है, उसके ऊपर एक छोटी सी फ्लाई बना देता है. फ्लाई में आप उसको हाउस फ्लाई भी कह सकते हैं, आप उसको बटरफ्लाई भी कह सकते हैं, और यू कैन से हनी बी ऑल्सो, कोई भी किसी भी तरह की कोई फ्लाई बना देता है वहाँ पे, एक मक्खी टाइप या कोई भी ऐसा कुछ बना देता है, तितली बना देता है, कुछ भी ऐसा बना देता है सुंदर सा, कि वो क्या बोलते हैं फर्दर कि विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वैट इट. क्या डेलिकेट रियलिज्म का मतलब है इतना सुंदर रियलिज्म में बिल्कुल रियलिटी, कि जैसे आप 3D 4D पेंटिंग्स आपने देखी होंगी, तो वो पेंटिंग पेपर के ऊपर होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे
बिल्कुल रियल है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। तो अब ये इतनी सुंदर उसने पेंटिंग बनाई कि मास्टर जो है, जो मास्टर पेंटर था, वो आया और वहाँ ये ट्राई टू स्वैच इट अवे, मतलब वो हाथ से उसको उड़ाने लगा। इसका क्या मतलब हुआ कि उसको इतनी रियल लगी दूर से देख के, उसे लगा कि सच में ही कोई फ्लाई मेरी पेंटिंग के ऊपर बैठी हुई है, कहीं ऐसा ना हो मेरी पेंटिंग को खराब कर दे, और उसको हाथ से उड़ाने लगा। सो ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, तब उसको जाके बाद में समझ आया। क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio, and he married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect, illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit of Asia. अब क्या कहते हैं क्विंटन, जो इमीडिएटली उसने एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने ये पेंटिंग बनाई है, और फिर उसका अप्रेंटाइस, अप्रेंटाइस मतलब एक न्यू लर्नर उसका बन गया, एक उसका आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट बन गया वहाँ पे पेंटर का, उसके स्टूडियो में। और फिर उसने अपनी बिलव्ड उसकी बेटी से शादी की, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द, और फिर बहुत ही फेमस एक पेंटर वहाँ पे वो बना, अपनी एज का मतलब अपने टाइम का एक बहुत फेमस पेंटर बना। दीज टू, ये दो स्टोरीज जो दिखाती हैं वुडाउजी की और क्विंटन की, ये टू स्टोरीज जो हैं, दीज इलस्ट्रेट, ये क्या दिखाती हैं कि व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि एक अलग ही फॉर्म है आर्ट की, और किस लेवल तक वो जाना चाह रही है और किस लेवल तक वो जा रही है। मतलब कि क्या उन्होंने दिखाया है कि आर्ट सिर्फ एक नॉर्मल सी पेंटिंग नहीं है कि आपने पेंटिंग ड्रॉ कर दी और बस, नहीं, वो कुछ एक हायर लेवल पे, उस बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाता है, मतलब उसकी भी एक सोल है और वो उसको ऊपर तक लेके जा रही है। तो अब बिल्कुल परफेक्शन उसमें दिखाया है, इल्यूशनिस्टिक लाइकवाइज दिखाया है इन द जैसा यूरोप में था। यस, और कहते हैं कि यूरोप में इस तरह की पेंटिंग हुआ करती थी, एंड एसेंस ऑफ इनर लाइफ, एसेंस मींस यू कैन से समरी ऑफ हिज लाइफ, और पूरा एक ब्रीफ में उसकी लाइफ को, इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, एशिया में क्या है उसकी स्पिरिट को, उसकी आत्मा को, ये सब लेके चलते हैं। तो ये सब अलग अलग जगह की अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को वो बता रहा है। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way, the Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. क्या कहते हैं चाइनीज स्टोरी में कि एम्प्रर कमीशंस पेंटिंग, एम्प्रर ने ऑर्डर दिया कि मेरे को एक पेंटिंग ड्रॉ करके दो, उसने पेंटिंग बनाई, उसने पेंटिंग को देखा, उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन क्या अप्रिशिएट किया, उसकी आउटर अपीयरेंस को, जो वो सामने से देख रहा था, जो कुछ उसको दिखाई दे रहा था, जैसे उसको माउंटेन्स नजर आ रहे थे, उसको रिवर्स दिख रही थी, उसको क्लाउड्स दिख रहे थे, तो उसको अप्रिशिएट कर रहा था। बट आर्टिस्ट क्या चाहता है, आर्टिस्ट चाह रहा था, आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, वो क्या रिवील कर रहा था, उसके अंदर की चीज़ों को निकालना चाह रहा था कि देखिए आप कि एक्चुअली मेरे काम का, मेरे वर्क का ट्रू मीनिंग क्या है, एक्चुअली मेरा वर्क क्या है। तभी वो उसको कहता है कि मैं आपको केव के अंदर लेके चलता हूँ, मतलब इस पेंटिंग के अंदर लेके चलता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि मेरी पेंटिंग क्या है, कि मैं नहीं चाहता कि आप अपनी आंखों से उसको देखो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आंखों से आइए और देखिए उसे, और फिर उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड करिए अपनी तरह से। तो अब वही कहता है कि उसका ट्रू मीनिंग क्या है मेरे वर्क का। अब एम्परर जो है मे रूल ओवर द टेरिटरी, जिसका वो एम्परर है, जो उसका एरिया है जहाँ पे वो राज करता है, वो रूल करता है, वो वहाँ का एम्परर हो सकता है, वो उस एरिया पर रूल कर सकता है। ही हैज कॉन्कर्ड मतलब जो उसने जीता हुआ है, कॉन्कर्ड मतलब जो लड़ाई में, युद्ध में उसने जीता हुआ है, विन किया हुआ है, उस एरिया को, उस टेरिटरी को रूल कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इट, लेकिन आर्टिस्ट ही है वो जो अपने आर्ट को, अपने वर्क को उसके अंदर घुस के डीपली उसको समझ सकता है और समझा सकता है। लेट मी शो द वे। अब जैसे वुडाउजी ने उसको बोला, डाउ मीन्स वुडाउजी, तो कहते हैं जैसे उसने वुडाउजी ने बोला कि लेट मी शो द वे, कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, रास्ता मतलब मैं आपको केव का रास्ता दिखाता हूँ। अब नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हम कोई पेंटिंग देखें और उसके अंदर घुस जाएं, लेकिन वो कहता है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इतना इंट्रिकेट वर्क किया है, इतना डीपली, इतना अच्छे से फाइन वर्क किया है कि आप इस केव को देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको बहुत कुछ दिखेगा, कि एक केव ही एक आपको अलग से स्टोरी नजर आने लगेगी। सो लेट मी शो यू द वे, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। क्या बता रहा है कि उसको रास्ता भी बता रहा है, उसको मेथड मतलब तरीका भी बता रहा है। तरीका कैसे, कि आप इसको कैसे देखें, इस पेंटिंग को आप इसको क्या समझे, मतलब जैसे पेंटिंग को देखने का मतलब आप ये कह सकते हैं, जैसे आपने फेमस हमारे पेंटर थे एम एफ हुसैन, उनका नाम जरूर सुना होगा, तो उनकी बहुत सारी मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स हैं। अब मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स क्या होती हैं कि कई लोगों को समझ नहीं आती, वो सोचते हैं क्या पेंटिंग्स है ये, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि ये क्या पेंटिंग्स बनाई हुई हैं और इतने लाखों लाखों रुपए और इतनी इतनी इनकी वैल्यू है। बट जो समझने वाला है, जिसको आर्ट की नॉलेज है, जो पेंटिंग्स को देख के पढ़ता है, समझता है, उसको पता चलता है कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, मतलब पेंटिंग्स का भी कुछ मीनिंग होता है। अब लेकिन एक हमने मूवी देखी थी, आपको याद होगा अगर, हमने
एक मूवी देखी थी, मूवी के अंदर एक कैरेक्टर होता है, आपको स्क्रीन पे मैं दिखाती हूँ। यस, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा गेस किया, मजनू इसका नाम था और ये पेंटिंग्स बनाता है वहाँ पे। और ये पेंटिंग बना के मतलब पहले कुछ और काम था, फिर ऑल ऑफ अ सडन इसका इंटरेस्ट पेंटिंग्स में स्टार्ट हो जाता है और ये पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। तो आपको वो सीन ज़रूर याद होगा कि अपनी पेंटिंग को दिखा रहा होता है, सब लोग देख के हंस रहे होते हैं और वहाँ पे उसके वो पैसे भी लगा रहे होते हैं कि कितने की बिकेगी। ऑल तो देखा जाए तो वो पेंटिंग कुछ पेंटिंग नहीं थी, दैट वाज टोटली रबिश, बट लोग उसको एडमायर करने के लिए वहाँ बैठे हुए थे। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ही अपनी पेंटिंग को समझ सकता है और दूसरे को समझा सकता है। जैसे उसने कहा कि गधे पे घोड़ा, घोड़े पे गधा, वट एवर वॉज दैट, तो उस तरह से वही समझा रहा था कि मेरी पेंटिंग एक्चुअली मीनिंग क्या है, कि इसमें क्या मैंने ड्रॉ किया हुआ है। और देखा जाए तो हमारे लिए वो कुछ नहीं था, तो वो दैट वॉज अ सीन ऑफ कॉमेडी। तो वो वहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी ये चीज़ बताइए कि पेंटर ही बता सकता है, अपने वर्क को डिफाइन कर सकता है और मेथड बता सकता है कि आप कैसे मेरी पेंटिंग को देखो। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और इस पूरे यूनिवर्स में इतने मिस्टीरियस, मिस्ट्री से भरे हुए, मिस्टीरियस मतलब कह सकते हैं कि उसके अंदर ही अलग राज छुपे हुए हैं जो सामने देख के नहीं पता चल रहा, लेकिन वो लेयर बाय लेयर एकदम खुलते जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमारा ये यूनिवर्स जो है वो भरा हुआ है। एंड द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग तो चली जाती है उस टाइम, बट द आर्टिस्ट है, लेकिन वो जो आर्टिस्ट था वू डाउजी का नाम अब तक फेमस है। मतलब 8th सेंचुरी से लेकर अब तक 21st सेंचुरी तक लोग उसको जानते हैं। और जो वो गोल अचीव करना चाहता था, वो अपनी लाइफ में जो करना चाहता था, उसने वो अचीव कर लिया बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। उसका कोई ऐसा मटेरियल अपीयरेंस मतलब उसकी चीज़ें अभी तक सारी तो नहीं वहाँ पे होंगी पेंटिंग्स, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसने अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा भी अपना गोल जो है वो अचीव कर लिया। क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू as would a Western figurative painting, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. His landscape is not a real one, and you can enter it from any point. अब क्या कहते हैं? Then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. अब क्या बताते हैं हम यहाँ पे चाइनीज पेंटिंग को और यूरोपियन पेंटिंग को, ये इसको आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप जो है, दिस इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल, वो ऐसा नहीं है कि एक्चुअल व्यू आपको दिखाया जाए। एक्चुअल व्यू का मतलब जैसे आपने कोई फोटो पिक्चर ली, हम कहीं घूमने गए, हमने पिक्चर ली, हम बाद में उसको देखते हैं, तो जैसा हम वहाँ देख रहे थे हमने एज इट इज वहाँ वो देख लिया उस पिक्चर में, तो वो हो गया उसका एक्चुअल व्यू। लेकिन चाइनीज जो लैंडस्केप का है, उसमें ये नहीं, क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप में ये नहीं दिखाना चाहते कि आपको बिल्कुल एक्चुअल व्यू वही दिखाना चाह रहे हैं जो वहाँ पे उन्होंने देखा या वो सामने था, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स में होता है। यानी और वेस्टर्न पेंटिंग्स को भी उन्होंने क्या बोला, फिगरेटिव पेंटिंग, कि वो जो जैसा फिगर है वैसा ही हम उसको देखते हैं। और वेयर एज द यूरोपियन पेंटर्स वांट्स यू टू बोरो, मतलब अब यूरोपियन पेंटर्स क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी आंखें लें और फिर उस पेंटिंग को देखें। उनकी आंखें लेने का मतलब कि आप जैसा उन्होंने देखा एग्जैक्टली वैसा ही आप उस पेंटिंग को देखें। जैसा मैंने जैसे मैं कहीं गई, मैंने जिस तरह से देखा, मैंने एज इट इज उसको ड्रॉ कर दिया, मतलब जैसा मैं देख के आई मैंने वैसा बना दिया, और जो बाकी देखेंगे वो भी उसको वैसा का वैसा ही देखेंगे। तो ये वो कहता है कि borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it, जैसे उसने देखा था वैसे ही दूसरे भी उसको देखें from a specific angle, मतलब एक जगह खड़े होकर किसी एंगल से उसने उस चीज़ को देखा, उसको एज इट इज ड्रॉ कर दिया और वो चाहता है कि वैसा ही उसको देखें। अब उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा हम आपको कैसे दे सकते हैं, जैसे आपने मूवी तारे ज़मीं पर ज़रूर देखी होगी, और उसमें जब ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है तो वहाँ पे ईशान जो है वो एक जो पिक्चर ड्रॉ करता है, वो कौन सी पिक्चर होती है, जब वो मॉर्निंग में जाता है और जैसा सीन वो देखता है वो काफ़ी कुछ मतलब एग्जैक्टली वैसा ही ड्रॉ कर देता है जैसा उसने मॉर्निंग में देखा होता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग है। अब द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। क्या कहते हैं कि चाइनीज पेंटर्स का ये नहीं है कि आप एक सिंगल व्यू पॉइंट लेके चलते हैं, मैं देखूंगी, मेरा अपने देखने का तरीका है, मेरा अपना नजरिया है, मैं अपने मेथड से देखूंगी, आप देखते हैं, आप उसको अपने मेथड से देखते हैं, मतलब 10 लोग देखेंगे तो 10 का अपना अपना तरीका हो सकता है उस पेंटिंग को देखने का। और चाइनीज पेंटर चाहता भी यही है कि उसकी पेंटिंग को जो देखे वो उसको अपने ही तरीके से देखे, जैसा वो उसने बनाया उस तरह से नहीं। और फिर फर्दर उसके कहते हैं कि चूज अ सिंगल, ऐसा सिंगल व्यू पॉइंट ना लेके चलें, और उनकी लैंडस्केप जो होती हैं वो रियल नहीं होती हैं। रियल नहीं होती मतलब कि बिल्कुल रियलिटी जैसी नहीं होती हैं, कि वो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसको देखिए और समझिए। एंड यू कैन एंटर, और आप किसी भी एंटर पॉइंट से एंटर कर सकते हैं। एंटर करने का मतलब ये नहीं कि पेंटिंग में एंटर कर सकते हैं, यहाँ एंटर करने का मतलब है कि आप किसी भी पॉइंट से उस पेंटिंग को देखिए और आप अपने ही तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो देन ट्रेवल इन इट, फिर उसके बाद उसमें खो जाइए, ट्रेवल करिए मतलब उस पेंटिंग के अंदर खो जाइए
एंड देन बैक अगेन इन अ लेजरली मोमेंट, और फिर वापस आ जाओ एक लेजरली मतलब एक हैप्पीनेस के मोमेंट के साथ, एक खुश होते हुए, जैसे हम किसी गार्डन में घूम रहे हैं इस तरह से आप पेंटिंग में घूमकर वापस आ जाओ। मतलब आप उसको देखो, आप उसके अंदर खो जाओ और फिर उसके बाद वापस अपने ही वर्ल्ड में आ जाओ। This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewers, who decides at what place he will travel through the painting. क्या कहते हैं, और दूसरी जगह क्या बोला है उसने कि this is even more true in the case of horizontal scroll. horizontal scroll का मतलब ये आपका लाइन जो है ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, ऐसे जो खड़े हैं ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल। तो कहते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का मतलब जैसे हम किसी चीज़ को पलटते हैं इस तरह से, हम जैसे हमने ऐसे बुक को पकड़ा, हमने इसको इस तरह से हमने पेज लिया और पेज को हम जैसे इस तरह से पलट रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो गया। ठीक है, अगर हम ऐसे लेके चलते हैं तो ये वर्टिकल स्क्रॉल हो गया। तो अब वो कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में जैसे कोई पेंटिंग है आप उसको पलट के देखिए, मतलब जैसे कैलेंडर्स होते हैं, टेबल कैलेंडर्स, उनको पलटते हैं हम, तो इस तरह से आप उसको पलट के देखिए। और फिर वो बोलता है कि रोलिंग इट अप टू मूव ऑन, एक पेज से आप दूसरे पेज पे मूव करते हैं, उसको रोल करते हैं और एक अलग ही डायमेंशन ऑफ टाइम, मतलब टाइम ही चेंज हो जाता है। जैसे अब जैसे मैंने आपको फिर से हम आप कहोगे कि मूवीज़ के बारे में बड़ा बताती हूँ, क्योंकि मूवीज़ से हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ईशान ने पेंटिंग बनाई तारे ज़मीं पर, वो वाली एक और पेंटिंग उसने बनाई थी जिसमें वो ओपन करता है और जब वो टर्न करता है तो वो एक ही दूसरी जगह से, जैसे एक जगह से तो वो एंटर किया और दूसरी जगह से वो निकल रहा है बाहर, तो उसने वो दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ कहते हैं कि आपने पेज पलटा, आपने टर्न किया उसको, तो आप क्या देखते हैं कि आप दूसरे उसमें उसमें अलग ही टाइम का डायमेंशन जो है वो ऐड हो गया, और विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म, जो किसी और पेंटिंग के फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है। मतलब चाइनीज़ पेंटिंग जो है वो बाकी पेंटिंग से बिल्कुल ही अलग है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन, और ये एक हमारा, जैसे मैं व्यूअर हूँ, आप व्यूअर हैं, व्यूअर मतलब जो देख रहा है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, मतलब वो फुली इन्वॉल्व हो जाए उस पेंटिंग के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। तो वही डिसाइड करेगा एट वॉट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, और वही जब देखने वाला ही डिसाइड करेगा कि एट वॉट पेस, मतलब पेस में स्पीड, कि कितनी स्पीड से उस पेंटिंग को समझता है, पढ़ता है, उसके अंदर खो जाता है। मतलब पेंटिंग देख रहा है तो पेंटिंग देखे ही जा रहा है, उसमें अपने हिसाब से उसको सब कुछ देख रहा है, उसको चीज़ों को समझ रहा है, इमेजिन कर रहा है। अब वो कितनी देर में उस पेंटिंग को समझ रहा है, कितनी देर में सब कुछ कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, पेंटर के ऊपर नहीं। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, एग्जैक्टली फिजिकल, हम खड़े होकर वहाँ देख रहे हैं, हम फिजिकली भी उसमें इन्वॉल्व है, और मेंटल मतलब हम मेंटली, हमारी इमेजिनेशन जो चल रही है, तो हम मेंटली भी उस पेंटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो हम दोनों तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, he wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and a conceptual space. क्या बोलते हैं, चाइनीज पेंटर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि आप उनकी आंखों से देखो, जैसे यूरोपियन पेंटर्स चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनकी आंखों से देखो, उनकी आंखें बोरो करो, मतलब उधार लो और फिर देखो, नहीं, मतलब ऐसा नहीं चाहते कि जैसा उन्होंने देखा वैसा आप देखिए, नहीं, वो चाहते हैं कि आप उनके माइंड के अंदर घुस जाओ, टू एंटर हिज माइंड, कि उनके दिमाग से देखो, जैसा उन्होंने बनाया है, जैसा उन्होंने विजुअलाइज किया है, इमेजिन किया था, वो सब आप उस हिसाब से देखो, उसको तरह से देखो, और आपका इमेजिनेशन, आपका व्यू पॉइंट सब अलग हो सकता है। द लैंडस्केप इज एन, लैंडस्केप को क्या बताना है, इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, कि लैंडस्केप सिर्फ एक पेंटिंग ही नहीं है, वो क्या है, उसके अंदर उसकी इनर वन मतलब उसकी स्पिरिट भी है, उसकी अपनी आत्मा है, स्पिरिचुअल है, रिलेटेड टू गॉड, एंड कंसेप्चुअल, उसका अपना एक कॉन्सेप्ट है, उस स्पेस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर उसका अपना ही एक कॉन्सेप्ट है। तो बाकी चीज़ों का कॉन्सेप्ट होता है, इसी तरह से उस पेंटिंग का भी कॉन्सेप्ट है। पेंटिंग सिर्फ ये नहीं कि ड्रॉ किया और आपने उसको देख लिया, दैट्स इट। सो नाउ दिस concept is expressed as shanshui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. अब लैंडस्केप को क्या कहता है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सांगशुई बोलते हैं। सांगशुई जैसे ये चाइनीज फॉर्म है, आपने फैंगशुई वर्ड भी सुना होगा, जैसे हमारे इंडिया में वास्तु होता है, ऐसे चाइना में फैंगशुई वेरी कॉमन है, इसी तरह से ये है सेंचुरी। और इसका एक्चुअली लिटरली मीनिंग क्या है, माउंटेन वाटर, मतलब माउंटेन से जो पानी आ रहा है वो दिखाया इसने, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट, और इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, लैंडस्केप। तो ये यहाँ बताता है कि शांशुई को ये माउंटेन वाटर जो है और ये सब मिलाने से और पेंटिंग्स वगैरह मिला के बन जाता है एक लैंडस्केप। मतलब इन सब चीज़ों को मिला के आपने पेंटिंग बनाई, पेंटिंग के अंदर आपने माउंटेन वाटर बनाया, बाकी चीज़ें बनाई, वो सब बनाने से आपका ये एक लैंडस्केप बन जाता है।
More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. क्या क्या कहता है ये कि जैसे हर चीज़ की, ये कहता है टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक इमेज को देखने के दो तरीके होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सपोज हम मानते चलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैथ्स में हम ग्राफ लेते हैं, ये एक वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो इसी तरह से कहता है कि हमारा एक इमेज को देखने के भी दो एलिमेंट्स होते हैं, और वो टू एलिमेंट्स क्या है, वो टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हम कह सकते हैं, एक दूसरे के पोल्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वही बात कि आपकी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपके दो एक्सिस की तरह से वो ऐसे हो गए, और रिफ्लेक्टिंग, और ये यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये वू डाउजी के व्यू पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता है जो पूरे एंटायर यूनिवर्स में जाना जाता है। द माउंटेन इज यांग, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. Exactly वही बात जो बताई मैंने आपको कि माउंटेन है उसको बोलेंगे यांग। यांग क्या है, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, की बिल्कुल सीधा हेवन की तरफ जा रहा है। और क्या बताया है, उसकी क्वालिटी क्या बताई है, स्टेबल है, खड़ा हुआ, बिल्कुल वार्म है उसके अंदर, एंड ड्राई इन द सन, ये है। वाइल वाटर क्या है, वो बिल्कुल उसका कंट्रास्ट हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, और वो उसको बोलेंगे यिन। वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है, वो हॉरिजॉन्टल पार्ट में काउंट होगा। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ के ऊपर रेस्ट कर रहा है, फ्लूइड की फॉर्म में है, मीन्स सेमी लिक्विड है या लिक्विड है इस फॉर्म में है, मॉइस्ट है, गीला है, और कूल है। तो कूलनेस जो है वो वाटर की अपनी एक क्वालिटी होती है। द इंटरैक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. उसने एक फेमिनाइन पार्ट लिया, एक मस्कुलाइन पार्ट लिया, मतलब मेल और फीमेल दोनों को कंबाइन करके यूनिवर्स बन गया। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि वो कहते हैं कि जो हमारा यिन है वो रिसेप्टिव है, रिसेप्ट करने वाला, रिसेप्शन करने वाला मतलब लेने वाला। फेमिनाइन एस्पेक्ट मान के चलेंगे हम उसको यूनिवर्सल एनर्जी के अंदर, जो एनर्जीज को लेता है, एंड उसका काउंटर पार्ट जो यांग है वो क्या है, वो एक्टिव है और मस्कुलाइन है, फीमेल मेल पार्ट है। और ये क्या है, फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म मतलब जो वू डाओजी की थ्योरी है उसका एक पार्ट है, ये फंडामेंटल नोशन कहा जाएगा। फंडामेंटल नोशन का मतलब है कि उसका फंडामेंटल, सो आप ये कह सकते हैं कि उसका मेथड है या उसका वे आउट है वू डाओजी का, वो फंडामेंटल पार्ट इसका है। फंडामेंटल मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट। What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayama. Breathe in, retain, breathe out. The suspension of breathe is the void where meditation occurs. अब कहते हैं दो एलिमेंट तो उसने बताए, क्या बताया, माउंटेन बताया और जो नीचे वाटर बताया, ठीक है। अब ये माउंटेन को कहता है यांग और वाटर को कहता है यिन, कहते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक थर्ड एलिमेंट है, और वो थर्ड एलिमेंट क्या है, उसको कहते हैं वो वॉइड। वॉइड का मतलब आप ये कह सकते हैं, आप अगर नॉर्मली कहना चाहे वॉइड, यू कैन से जैसे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, मतलब बिल्कुल कोई वहाँ पे कुछ और नहीं है, वैक्यूम क्रिएट हो गया। और वो वैक्यूम क्या है, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं। वाटर के अंदर कोई नहीं रहता, माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं, माउंटेन्स के अंदर कोई नहीं रहता, तो वो उस एरिया में जहाँ एयर है और सब कुछ है, वहाँ जहाँ लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, वो आ गया आपका मिडल वॉइड। और वेयर देयर इंटरेक्शन, जहाँ पे दोनों का इंटरेक्शन होता है, वाटर और माउंटेन दोनों मिलते हैं, वहाँ पर वो इसका मिडल वॉइड आ गया। और इसको क्या कंपेयर किया इसने, योगिक प्रैक्टिस से कंपेयर किया है, मतलब प्राणायाम से। प्राणायाम क्या होता है, हम प्राणायाम करते हैं योगा में, तो हम ब्रीद इन सांस लिया, ब्रीद आउट सांस छोड़ा, ये हम करते हैं, ये प्रैक्टिस हम कंटिन्यूसली करते हैं। और हम वो सांस कहाँ ले रहे हैं, हम उस एरिया में, हम उस एटमोस्फेयर में ले रहे हैं जो माउंटेन भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, तो वो क्या है, वही का उसका मिडल वॉइड हो गया। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस, जो प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको बताइए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, वो सारा सस्पेंशन ऑफ द ब्रीद इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। तो ये क्या है, सस्पेंशन मतलब सस्पेंड करना मतलब सांस छोड़ देना, वो क्या होता है, वहाँ पे क्या कहते हैं, इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन, जिस टाइम पे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन क्या, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, मतलब हमारा पूरा जो ध्यान होता है, हमारा पूरा फोकस हम कहाँ रखते हैं, अपने ब्रीदिंग के ऊपर रखते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट इसी के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी सब तरफ से ध्यान हमारा हट जाता है, हम कहीं और फोकस नहीं करते, तो दैट इज मेडिटेशन। और बेसिकली मेडिटेशन हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं, मतलब अपने वो एक टाइम ऐसा है कि सिर्फ हम अपने साथ हैं, हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे। द मिडल वॉइड इज असेंशियल, और ये बहुत ज़रूरी है, जो थर्ड एलिमेंट बताया इसने मिडल वॉइड, क्यों, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट
अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, और कहता है कि कुछ भी नहीं हो सकता इसके बगैर। और यहाँ ये किससे कंपैरिजन कर रहा है, जो लैंडस्केप बनाया है उसका जो बेस है, मतलब एक वाइट शीट के ऊपर बनाया, वाइट शीट के ऊपर आपने पेंटिंग ड्रॉ कर दी, तो जब तक वाइट शीट नहीं होगी तो बाकी चीज़ें कैसे करोगे आप, मतलब आपको एक बेस तो चाहिए। तो वो बेस कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइट पार्ट वो है जो अनपेंटेड स्पेस है, जो खाली स्पेस है, जो चाइनीज लैंडस्केप में जिसको माना जाता है। तो ये आपका थर्ड एलिमेंट हो गया, मतलब यहाँ कहने का मतलब कि 3 एलिमेंट्स उसने काउंट करके चले, एक यांग हुआ जो माउंटेन, एक यिन हुआ जो वाटर, और थर्ड एलिमेंट उसने कहा मिडल वॉइड। This is also where man finds a fundamental role. In that space between heaven and earth, he becomes the conduit of communication between both poles of the universe. His presence is essential, even it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is in Francis Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. आगे क्या कहता है कि ये दिस इज वेयर, ये वो जगह है जहाँ पे मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, कि वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, मैन है, ह्यूमन बीइंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वहाँ पे उस टाइम पे मिडल वॉइड में। और इन दैट स्पेस, उस स्पेस के अंदर बिटवीन हेवन एंड अर्थ, हेवन का और अर्थ के बीच का वो स्पेस है, अर्थ के ऊपर है, हेवन से नीचे है, तो मतलब बीच का जो स्पेस है वहाँ ह्यूमन बींग्स रहते हैं। तो ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो एक उसका कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब इन दोनों के बीच में, हेवन के और अर्थ के बीच में जो कम्युनिकेशन होना है उसका एक जरिया बना हुआ है, तरीका बना हुआ है। और बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। एंड दूसरा मतलब ये कहता है कि एक पोल तो अर्थ हो गया, दूसरा पोल जो है वो आपका हेवन हो गया। तो ये दोनों पोल्स के बीच में इन दोनों का कम्युनिकेशन करने के लिए ह्यूमन बींग्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हिज प्रेजेंस इज असेंशियल इवन इफ इट्स ऑनली अगर इसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इसको सजेस्ट कर रहे हैं, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लोफ्टी पीक्स, की वो लोफ्टी पीक्स मतलब बड़ी बड़ी जो माउंटेन की पीक्स हैं उसके अंदर खो जाए, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट उसके अंदर खो गया है, मतलब इतना ज़्यादा ब्यूटी के अंदर वो इन्वॉल्व हो गया है। ही इज़ इन फ्रैंकोइस शांस की वंडरफुल एक्सप्रेशन जो उन्होंने बुक लिखी थी द आई ऑफ द लैंडस्केप, उसके अंदर ये बहुत ही सुंदर से तरीके से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे से इस एक्सप्रेशन को उन्होंने रखा है। अब ये जो एक्सपर्ट था, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट एंड इट एक्सपर्ट was this excerpt was from Landscape of the Soul, Ethics and Spirituality in Chinese Paintings Lightly Edited। कहाँ से लिया हुआ है, आपके एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी लैंडस्केप ऑफ द सोल में से लिया है, जो जिसमें एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी और इन चाइनीज पेंटिंग ये सब बताया है। कुछ पार्ट एडिट भी किया हुआ है, मतलब बहुत सारा नहीं लिया, उसका कुछ पोर्शन जो है एक्सर्प्ट लेके आपके यहाँ इसमें फर्स्ट पार्ट में डाला हुआ है। अब हमने फर्स्ट पार्ट किया तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इट हैज 2 पार्ट्स। इन वन पार्ट वी कम टू नो अबाउट चाइनीज पेंटर्स एंड देयर वर्क्स एज वेल एज द स्टोरीज बिहाइंड देम। ये आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। The author presents 2 instances of paintings to show the beauty and difference in the perception of painters। तो क्या वो क्या दिखाता है कि वो अलग अलग तरीके दिखा रहा है ब्यूटी और डिफरेंस बताने के लिए, मतलब ये नहीं कह रहा कि पेंटर की जैसे मैंने बनाई आप वैसे ही देखें, नहीं, आप मेरे से मेरी आइज बोरो मत करिए, आप अपनी आंखों से देखिए, अपने माइंड के साथ देखिए, मतलब आप मेंटली और फिजिकली दोनों इन्वॉल्वमेंट के साथ आप उस पेंटिंग को देखिए। एंड आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको सब कुछ समझ आया होगा। एंड अगर आपको समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, click the bell icon also so that you can get all the latest updates, and don't forget to comment also because your comments are always welcome। whatever you want to write please go ahead। कि आपको डाउट है या आपको अच्छा लगा, समझ आया, वो सब आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए and share among your friends so that they can also get the benefit of this video। Thank you very much, thanks for watching।